क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तो शर्मा जी ये बताइए कि आपको ये पता कैसे चला? जब रात को रोहन घर आया वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। हम लोग बाहर आए तो रोहन हमसे बोला कि हमारे पास दूसरी चाबी है और वो दरवाजा खोल के अंदर चला गया। उसके कुछ ही मिनटों बाद उसके चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आने लगी तो मैंने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। और चंद्रमोहन जी को और उनकी पत्नी को आपने आखिरी बार कब देखा था? उसी रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उनके घर से बड़े जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। उसके बाद म्यूजिक की आवाज आनी बंद हो गई? हाँ शायद सर मुझे नींद आ गई थी। शर्मा जी आप कह रहे हैं कि आपने गोलियों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी? 6 गोलियां चली थी उस रात? हमने तो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे तो इसीलिए गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी। सर शायद गोलियां तब चली जब म्यूजिक तेज था। पर शायद आधे पौने घंटे बाद म्यूजिक बंद हो गया था। सर हमें तो तब पता चला जब रोहन लौट कर आया था। अरे जीजू थोड़ा स्माइल तो करो। ऐसा लग रहा है कि शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो। ऐसा है क्या? हाँ? नहीं नहीं शर्मा नहीं रहा है, बहुत खुश है। चंद्रमोहन जी आइए ना। चलो चलो स्माइल स्माइल साहब। सरिता जी जी मैं कह रही थी क्यों ना हम सुधांशु और गरिमा को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। सुधांशु गरिमा को घुमा लो। अब मैं भी चलता हूँ ना साथ में। जीजू हाँ हाँ क्यों नहीं, तू भी साथ में जा। तुम्हारे क्या करूं? कुछ भी ऑर्डर कर दो ना। तुम यार ये रोहन का बच्चा
मैंने मम्मी को बोला था उसको नहीं भेजना है हमारे साथ। तुम 1 मिनट रुको यहीं, मैं इसको भेज कर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो ना। एक काम करो, तुम उसकी तरफ देखो ही मत। फिर क्या हुआ? अब तिवारी जी क्या करें, बेटी की शादी है, करना तो पड़ेगा ये। जी क्या कह रहे थे मिस्टर दुग्गल? कोई डिमांड की है क्या? नहीं, बस कह रहे थे कि शादी बड़ी होनी चाहिए, उनके 1500 की बाराती होंगे। आज के जमाने में 1500 बारातियों को कौन बुलाता है? और फिर 2-2.5 हजार से कम में खाने की प्लेट भी नहीं आती। ऊपर से डेकोरेशन कितनी महंगी हो गई है। अब कोई डिमांड तो रखी नहीं उन्होंने। नहीं नहीं बोल के तो 35-40 लाख तो उसमें चले जाएंगे। आप लाएंगे कहाँ से इतना सब? वो गांधीनगर वाली दुकान है, उसे बेचने पे लगाई है। 28-30 उसके मिल जाएंगे, बाकी इससे अच्छा तो दहेज ही ले लेते ना वो लोग। मुझे तो वो लोग बहुत लालची लग रहे हैं। मम्मी अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये रिश्ता कैंसिल कर दो। ऐसे ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता करके तेरा बोलना बीच में जरूरी है। आप गुस्सा क्यों कर रहे? ये भी तो घर का बेटा ही है ना। अगर बेटा है तो कहो इससे कि बेटे वाले लक्षण भी रखे है। क्या मतलब इसका कि उनसे शादी कैंसिल कर दूं? हैं? क्यों नहीं करूं उनसे शादी? आप रहने दीजिए ना, शांत हो जाइए। मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूं। लुटा दो सब कुछ उन लोगों पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत लालची लोग हैं वो। मम्मी मैं बात करती हूँ ना पापा से, तो शांत हो जा। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, गरिमा का लहंगा लेने के लिए बाहर गया हुआ था। अगर मैं उस वक्त घर पे होता तो शायद क्या? शायद मुझे बचा पाता या फिर खुद मर जाता। रोहन, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले कैसे लोग हैं? लालची, बहुत लालची। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि सुधांशु के माँ बाप ने तुम्हारे घर वालों से दहेज की डिमांड की थी? सर मैं तो बच्चा हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता। लेकिन जब से वो शादी के घर में आए थे, हर रोज कलेश होता था। ऐसा लगता था पापा में कोई बहुत बहुत बड़ा दबाव डाल रहा। क्यों? क्योंकि जब भी पापा को हम समझाने जाते थे तो वो बहुत इरिटेट होते थे और हमें बहुत चिल्लाते थे। वो किसी बहुत बड़े दबाव में थे सर, पता नहीं किस दबाव में थे वो। क्या हुआ? क्या कर दिया इसने? अभी छोड़ दीजिए। कहो इससे कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। चल चुप कर जा। बोल क्या हुआ? पापा की बात का बुरा नहीं मानते, बेटी की शादी करना आसान नहीं होती, तू समझ रहा है ना? सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। पापा को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मम्मा, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। तू कहना क्या चाहता है? मुझे लग रहा है लड़की वाले बहुत लालची हैं और पापा पे किसी चीज का दबाव डाल रहे हैं। कैसा दबाव? शायद कोई बहुत बड़ी डिमांड करके, और पापा हमें बता नहीं रहे। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ ना। नहीं नहीं, तुझे मेरी कसम माँ, पापा को कुछ नहीं बताना और मेरा नाम तो कतई नहीं लेना। मेरी कसम मम्मी तुम्हें। अच्छा ठीक है, चुप कर जा बस, चुप हो जा। क्या दहेज? कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैं नारी सेवा सदन का शाखा प्रमुख हूं और हम अपने यहाँ पर बच्चों की शादियां बिना दहेज के करवाते हैं, और मैं अपने बेटे के लिए दहेज की डिमांड करूंगा? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। हमारे घर में आज से पहले तक कभी पुलिस नहीं आई है। दुग्गल जी, ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है। कत्ल हुआ है, मर्डर, वो भी आपके होने वाले समधी का और उनकी पत्नी का।
और आपकी होने वाली बहू इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। गोलियां चलाई गई हैं उस पर, तो पुलिस तो इन्वॉल्व होगी ही। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए कि ये सब किसने किया होगा? ये जरूर किसी पेशेवर क्रिमिनल का काम, जो चंद्रमोहन जी के घर और उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता है। पर कौन हो सकता है ये? है तो ये किसी रंजिश का मामला, क्योंकि घर में से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। मतलब दुग्गल जी, सुना है कि आप काफी बड़ी बारात लेकर आने वाले थे, कम से कम 1500 बारातियों की। क्या? ये लो, अब ये कौन फैला रहा है ऐसी खबरें? इंस्पेक्टर साहब, मैंने चंद्रमोहन जी से कहा था कि मेरी शाखा में 1500 लोग हैं जो बच्चों को शादी में आशीर्वाद देना चाहते हैं। बस चंद्रमोहन जी जिद करने लगे कि उन्हें भी शादी में इनवाइट कीजिए। 1500 बाराती? आज के जमाने में 1500 बारातियों का खाना क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं ना आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि 1500 बारातियों का खाना कितना महंगा पड़ता है, लेकिन हमारी शाखा के लोग सिर्फ आशीर्वाद देने जाते हैं, वहां खाना नहीं खाते। और मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मिनट रुकिए। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए। एक बात और बता दूं आपको इंस्पेक्टर साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गरिमा मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए सत्यकाम जी, हमारे होने वाले समधी की जान गई है। दुख तो हमें भी बहुत है, पर जिसने भी ये कत्ल किया है ना, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। छोड़िएगा मत आप उसे। उसे सजा जरूर मिलेगी, बस एक बार गरिमा को होश आ जाए, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि उसे और उसके परिवार को गोलियां किसने मारी थी। भोपाल शहर में घटी दिल को दहला देने वाली घटना। किसी ने घर में घुसकर पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। गरिमा, जिसकी शादी सुधांशु नाम के लड़के से होने वाली थी, पड़ोसियों का यह मानना था कि गरिमा के पिता की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी ही नहीं कि कोई उनका खून कर दे, वो भी इतनी बेदर्दी से। पूरे शहर में इस वारदात को लेकर दहशत फैल गई थी और वो दहशत लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गई थी कि उन्होंने अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। कई अटकलें लगाई जा रही थी। किसी का यह कहना था कि यह कोई सीरियल किलर का काम है और कोई यह कह रहा था कि चंद्रमोहन जी की आलीशान शादी लोगों से देखी नहीं गई, इसीलिए जलन में आकर कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही थी। उनके लिए उम्मीद की एक ही किरण थी और वो थी गरिमा। एक गरिमा ही थी जो कातिल को पहचान सकती थी, लेकिन कातिल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। वैसे इन पेपर्स के हिसाब से चंद्रमोहन ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी गरिमा के नाम कर दी थी। मतलब रोहन सही कह रहा था, ये दुग्गल लालची आदमी। और ये खत, इसमें यह लिखा है कि मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी यानी आपकी होने वाली बहू गरिमा के नाम कर रहा हूं। इसे स्वीकार कीजिए, मना मत कीजिएगा। तो फिर ये दूसरे खत का क्या मतलब हुआ?
और जो ये दूसरा खत है ये दुग्गल जी ने उनके जवाब में लिखा था, जिसमें ये लिखा है कि आप किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है। हो सकता है दुग्गल ने सब कुछ अपनी इमेज बचाने के लिए किया। अब इन सारे सवालों का जवाब तो गरिमा ही दे सकती है। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, गरिमा की डेथ हो गई है। क्या? हार्ट फेलियर की वजह से मौत हुई है। रात में कोई आया था क्या यहाँ पे? जी नहीं सर, रात को मैं ही इंजेक्शन देके गया था। इस लॉबी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? यस श्योर सर। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो। ये तो आप नहीं? नहीं, ये मैं नहीं हूं। यही कातिल है। इसे डर था कि गरिमा होश में आते के साथ इसकी पोल खोल देगी और इसने गरिमा को मार दिया। एक काम करो, हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरो और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कातिल का सुराग यहीं से मिलेगा। कम ऑन, बी ब्रेव। सुधांशु, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, नो वन। मैं हूं ना, इधर आ। जब मैं हूं तो तुझे सोचने की क्या जरूरत है? यू नो दैट आई लव यू।